1/3 एंड 1/3। उसी की आवाज। दोस्तों 70s और 80s में हमें बॉलीवुड फिल्मों का एक दौर ऐसा भी देखने के लिए मिला जब उस समय वेस्टर्न काउबॉय थीम पर आधारित कई फिल्में हमें लाइन से देखने के लिए मिल रही थीं, जिन फिल्मों में हीरो काउबॉय वाले लुक में बड़े बड़े बूट पहनकर कैप लगाकर मैदान में सर पर घोड़े दौड़ाते हुए नजर आते थे। और वैसे तो हमें इस काउबॉय वाले लुक में बहुत सारे एक्टर्स नजर आए, लेकिन काउबॉय वाले लुक में फिरोज खान साहब की बात ही अलग थी। उनके ऊपर ये लुक बहुत अच्छा लगता था और वो हमें अपनी कई फिल्मों में इसी लुक में नजर आए हैं। लेकिन अगर हम बॉलीवुड में बनी कुछ बेहतरीन काउबॉय वाली फिल्मों को याद करें तो उनमें साल 1984 में आई फिल्म जागीर का नाम जरूर आता है, जिसमें हमें धर्मेंद्र, मिथुन चक्रवर्ती और डैनी नजर आए थे। और ये बिल्कुल एक कंप्लीट मसाला एडवेंचर फिल्म थी, जिसमें अनजानगढ़ के एक छुपे हुए खजाने का रास्ता एक लॉकेट में छुपे हुए नक्शे के द्वारा ढूंढने से लेकर बचपन में बिछड़े और बड़े होकर मिलने जैसे कई एंगल हमें इसकी कहानी में देखने के लिए मिले थे। इसके अलावा भी फिल्म जागीर में हमें बेहतरीन गाने और बैकग्राउंड म्यूजिक सुनने के लिए मिलता है और बेहतरीन एक्शन सीन देखने के लिए मिलते हैं। और लगभग 2 घंटे 45 मिनट की इस फिल्म में इन सारी चीजों को इतने बेहतरीन तरीके से दिखाया गया था कि ये फिल्म एक पल भी बोर नहीं करती है। हर 5 मिनट में हमें इसकी कहानी में कुछ न कुछ नया ट्विस्ट और नए नए सीन देखने के लिए मिलते हैं। और वैसे तो आपने फिल्म जागीर को कई बार देखा ही होगा, लेकिन आज के अपने इस वीडियो में हम इससे जुड़ी कुछ ऐसी बातें आपको बताने वाले हैं जो आप बिल्कुल भी नहीं जानते होंगे। कैसे फिल्म का एक बेहतरीन गाना हम दिलवाले को पूरा का पूरा घोड़ों पर शूट किया गया था और इस गाने को शूट करने में कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आई थी। जाने माने म्यूजिक कंपोजर R.D. बर्मन साहब ने इसके म्यूजिक में क्या एक्सपेरिमेंट किया था और फिल्म को कैसे कलकत्ता में शूट किया गया था। उस समय फिल्म का बजट बहुत ज्यादा था और इस भारी भरकम बजट की फिल्म को बनने में कैसे लगभग 8 साल से ज्यादा का समय लग गया था। तो आपको बता दें कि ये बेहतरीन एडवेंचर फिल्म रिलीज हुई थी साल 1984 में दिवाली के वीकेंड पर 26 अक्टूबर को। और इसमें एक और गौर करने वाली बात यह है कि फिल्म में हमें धर्मेंद्र नजर आए थे और उस समय इसका क्लैश हुआ था धर्मेंद्र की एक और फिल्म जीने नहीं दूंगा के साथ में। और धर्मेंद्र की ये फिल्म भी साल 1984 में दिवाली के वीकेंड पर 26 अक्टूबर को ही रिलीज हुई थी, जिसमें धर्मेंद्र के साथ में हमें शत्रुघ्न सिन्हा और राज बब्बर जैसे एक्टर्स नजर आए थे और इसका डायरेक्शन किया था राजकुमार कोहली ने। और वैसे तो उस समय हुए इन दोनों ही फिल्मों के क्लैश में ये दोनों ही फिल्में हिट रही थीं, लेकिन अगर इंडियन बॉक्स ऑफिस के हिसाब से देखा जाए तो जीने नहीं दूंगा ने जागीर से ज्यादा कमाई की थी। लेकिन उस समय फिल्म जागीर को रूस में भी रिलीज किया गया था और रूस में फिल्म ने कमाई के बहुत सारे नए रिकॉर्ड बनाए थे। और ओवरऑल वर्ल्ड वाइड में कमाई के मामले में और पॉपुलैरिटी के मामले में फिल्म जागीर जीने नहीं दूंगा से काफी आगे थी। फिल्म जागीर की खास बात ये थी कि उस समय इसको हिंदी के अलावा बंगाली में भी शूट किया गया था, जहां इसके हिंदी वर्जन के साथ में इसका बंगाली वर्जन भी एक ही दिन रिलीज किया गया था। और बंगाली में फिल्म का टाइटल रखा गया था 3 मूर्ति। और फिल्म जागीर ने उस समय बंगाली रीजन में भी अच्छी खासी कमाई की थी। फिल्म की कहानी लिखी थी सचिन भौमिक ने और इसका डायरेक्शन किया था जाने माने डायरेक्टर प्रमोद चक्रवर्ती ने। प्रमोद चक्रवर्ती बॉलीवुड के एक ऐसे डायरेक्टर रहे जिन्होंने 60s, 70s, 80s और 90s में भी बॉलीवुड की कई फिल्मों का डायरेक्शन किया है। प्रमोद चक्रवर्ती ने पासपोर्ट, जिद्दी, लव इन टोक्यो, जुगनू, वारंट, ड्रीम गर्ल, आजाद, नास्तिक, जागीर और आगे चलकर 90s में भी अक्षय कुमार के साथ में दीदार और बारूद जैसी फिल्मों का डायरेक्शन किया है। जहां प्रमोद चक्रवर्ती की ज्यादातर फिल्मों के लिए कहानी और स्क्रीन प्ले जाने माने राइटर सचिन भौमिक ही तैयार करते रहे हैं और प्रमोद चक्रवर्ती की ज्यादातर फिल्मों में हमें प्राण साहब नजर आए हैं। और जागीर में भी हमें प्राण नजर आए थे। उनके अलावा धर्मेंद्र, मिथुन चक्रवर्ती, डैनी डेंगजोंगपा, जीना तमान, सोमा आनंद, बीना बनर्जी और अमरीश पुरी जैसे एक्टर्स नजर आए थे। फिल्म के लिए बेहतरीन म्यूजिक कंपोज किया था जाने माने म्यूजिक कंपोजर R.D. बर्मन साहब ने और इसके म्यूजिक एल्बम में टोटल 6 गाने रखे गए थे। वैसे आपको बता दें कि इसके हिंदी और बंगाली इन दोनों ही वर्जन के लिए अलग अलग गाने कंपोज किए गए थे। फिल्म के हिंदी वर्जन के गाने थे शहरों में से, चोर तेरा नाम है, हम दिल वाले, सच कहता है, आज की रात और सबको सलाम करते हैं। गानों के लिरिक्स लिखे थे आनंद बख्शी साहब ने और इन गानों में अपनी आवाजों का जादू बिखेरा था किशोर कुमार, लता मंगेशकर, शैलेंद्र सिंह, आशा भोंसले और R.D. बर्मन ने। एक नजर डालें इसके बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के ऊपर तो फिल्म का टोटल बजट रखा गया था लगभग 2 करोड़ रुपए और उस समय इंडिया में इसने कलेक्शन किया था लगभग 3 करोड़ 60 लाख रुपए और वर्ल्ड वाइड में लगभग 8.5 करोड़ रुपए का कलेक्शन हुआ था। और इंडियन बॉक्स ऑफिस के हिसाब से उस समय आई फिल्म जागीर एक हिट फिल्म रही थी और 1984 में इंडियन बॉक्स ऑफिस पर सबसे ज्यादा पैसे कमाने के मामले में ये 13वें नंबर पर रही थी।
वैसे 1984 में हमें कई बेहतरीन फिल्में देखने के लिए मिली थी, और अगर इस साल की टॉप 5 फिल्मों के ऊपर हम एक नज़र डालें तो इस साल पहले नंबर पर फिल्म थी तोहफा, दूसरे नंबर पर थी मकसद, तीसरे नंबर पर थी शराबी, चौथे नंबर पर थी राज तिलक और 5वें नंबर पर थी धर्म और कानून। एक्चुअली 1983, 84 और 85 के आसपास बॉलीवुड में जितेंद्र की फिल्मों का अच्छा खासा बोलबाला हो गया था, जब इस समय जितेंद्र साउथ की कई सुपरहिट फिल्मों का हिंदी में रीमेक करते थे और यहाँ पर ये फिल्में ब्लॉकबस्टर होती थीं। और 1984 में भी अगर आप देखेंगे तो इस साल जितेंद्र की 2 फिल्में टॉप 5 की लिस्ट में शामिल थीं, तोहफा और मकसद। फिल्म जागीर को IMDb पर 6.3 आउट ऑफ 10 रेटिंग मिली हुई है। वैसे आपको बता दें कि फिल्म जागीर एक काफी डिलेड फिल्म थी, जिसको पिछले लगभग 7-8 सालों से बनाए जाने का प्लान हो रहा था, लेकिन हर बार किसी न किसी रीजन की वजह से ये फिल्म डिले होती जाती थी। कभी इसमें स्टार कास्ट के चेंज होने की वजह से, तो कभी इसमें नजर आने वाले एक्टर्स की डेट की प्रॉब्लम के चलते, और कभी भारी भरकम बजट के चलते ये फिल्म बनने में लगभग 8 साल लग गए। जहां सबसे पहले ये फिल्म साल 1974 और 75 के आसपास जाने माने डायरेक्टर रमेश सिप्पी बनाने का प्लान कर रहे थे। ये उस समय की बात है जब डायरेक्टर रमेश सिप्पी की फिल्म शोले ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाली थी और इसकी कहानी लिख रहे थे सलीम जावेद। जो फिल्म, इसकी कहानी और इसमें नजर आने वाले सारे के सारे किरदार हॉलीवुड फिल्म द थ्री मस्केटर्स से इंस्पायर्ड होने वाले थे। उस समय सलीम जावेद ने द थ्री मस्केटर्स की कहानी का पूरा इंडियन वर्जन तैयार कर लिया था। हालांकि उस समय अभी इसकी कहानी में इंडियन ऑडियंस के हिसाब से बहुत सारे बदलाव होना बाकी थे और सलीम जावेद इसके ऊपर काम कर रहे थे। लेकिन उस समय हुआ कुछ ऐसा कि डायरेक्टर रमेश सिप्पी को शोले बनाने में बहुत ज्यादा समय लग गया, और उस समय रमेश सिप्पी ने फिल्म शोले में भी काफी सारे घोड़ों का यूज किया था, वेस्टर्न लुक था, और ये फिल्म भी काफी सारी वेस्टर्न फिल्मों से इंस्पायर्ड थी। तो उस समय रमेश सिप्पी एक और ऐसी कहानी वाली फिल्म बनाने के लिए तैयार नहीं थे। नहीं तो कहा जाता है कि रमेश सिप्पी पहले ये फिल्म धर्मेंद्र, अमिताभ बच्चन और संजीव कुमार के साथ में बनाने वाले थे, लेकिन उस समय रमेश सिप्पी के द्वारा ये आइडिया ड्रॉप कर दिया गया था और आगे चलकर साल 1976 में ये फिल्म 3 फरिश्ते के नाम से अनाउंस की गई थी। उस समय नवंबर 1976 में कॉनकॉर्ड इंटरनेशनल के बैनर तले फिल्म को बड़े जोर शोर से अनाउंस किया गया था, जहां फिल्म का टाइटल होने वाला था 3 फरिश्ते, और इसमें उस समय धर्मेंद्र, अमिताभ बच्चन, हेमा मालिनी और ऋषि कपूर नजर आने वाले थे। हालांकि आगे चलकर ऋषि कपूर की जगह पर इसमें विनोद खन्ना को साइन कर लिया गया था। उस समय कई दिनों तक इसके ऊपर काम भी चलता रहा, लेकिन भारी भरकम बजट के चलते ये फिल्म आगे नहीं बन पाई। इसके बाद ये बेसिक कहानी सचिन भौमिक ने ली और इस कहानी में उन्होंने अपने हिसाब से कई नए बदलाव किए, जहां एक पहाड़ी में छुपे हुए नक्शे और इस नक्शे का मैप एक लॉकेट में होता है, ऐसी बहुत सारी चीजें उन्होंने इस कहानी में डाली। और सचिन भौमिक ने ये कहानी प्रमोद चक्रवर्ती को सुनाई, जिनकी फिल्मों के लिए सचिन भौमिक ने इसके पहले भी कई कहानियां लिखी थीं। उस समय प्रमोद चक्रवर्ती को ये कहानी काफी पसंद आई और वो इसको डायरेक्ट और प्रोड्यूस करने के लिए तैयार हो गए। और इतना सब होने में लगभग 5 साल का समय बीत गया था और इस टाइम तक एक्टर्स ने भी अपनी डेट्स और दूसरी फिल्मों के लिए दे दी थी। जहां पहले इस कहानी के लिए साइन किए गए धर्मेंद्र और विनोद खन्ना इसके लिए अपनी डेट्स नहीं दे पा रहे थे। इस वजह से पहले फिल्म में जो रोल धर्मेंद्र करने वाले थे वो अमिताभ बच्चन को दे दिया गया, और अमिताभ बच्चन वाला रोल ऋषि कपूर को दे दिया गया, और विनोद खन्ना वाला रोल मिथुन चक्रवर्ती को दे दिया गया। लेकिन आगे चलकर कुछ समय तक अमिताभ बच्चन की भी डेट्स की प्रॉब्लम के चलते ये फिल्म स्टार्ट नहीं हो पाई। लेकिन तब तक फिल्म के लिए धर्मेंद्र की डेट्स वापस से निकल आई और धर्मेंद्र ने फिल्म को साइन कर लिया, और अमिताभ बच्चन की जगह पर फाइनली इसमें मिथुन नजर आए। और ऋषि कपूर भी जब इसके लिए अपनी डेट्स नहीं दे पा रहे थे तो उनकी जगह पर डैनी को साइन किया गया। और इस तरह से धर्मेंद्र, मिथुन चक्रवर्ती और डैनी, इन तीनों की तिकड़ी हमें इसमें देखने के लिए मिली थी, और फिल्म का टाइटल भी 3 फरिश्ते से बदलकर जागीर कर दिया गया था। और लगभग 1982 के स्टार्टिंग से ही फिल्म की शूटिंग होना शुरू हो गई थी। अब यहाँ पर एक चीज ये गौर करने वाली थी कि फिल्म के राइटर सचिन भौमिक एक बंगाली थे और इसके डायरेक्टर और प्रोड्यूसर प्रमोद चक्रवर्ती भी बंगाली थे। यहाँ तक कि इसके म्यूजिक कंपोजर RD बर्मन भी बंगाली थे। इसमें नजर आने वाले मिथुन दा भी बंगाली थे और बाकी क्रू मेंबर्स भी बंगाल के ही थे। इस वजह से उस समय ये डिसाइड किया गया कि फिल्म जागीर को हिंदी के अलावा बंगाली में भी बनाया जाएगा। उस समय हिंदी फिल्मों के लिए बंगाली मार्केट भी अच्छा खासा था और फिल्म जागीर को बंगाली में 3 मूर्ति के नाम से बनाया गया। और पहले जहां फिल्म जागीर की ज्यादातर शूटिंग लोकेशंस मुंबई के आसपास रखी जा रही थी वो अब कोलकाता शिफ्ट हो गई, और फिल्म की 70% से ज्यादा शूटिंग कोलकाता और उसके आसपास की लोकेशंस पर ही की गई है। जहां तक कि फिल्म का एक बेहतरीन गाना था शहरों में से शहर कोलकाता, इस गाने को कोलकाता की सड़कों पर ही शूट किया गया था। इसके अलावा हमें कोलकाता का बहुत ही फेमस विक्टोरिया मेमोरियल और हावड़ा ब्रिज, इसके अलावा और भी कई फेमस लोकेशंस देखने के लिए मिली थीं।
और कोलकाता की घनी आबादी के बीच में जब एक सड़क पर इस गाने को शूट किया जा रहा था तब उस समय दोनों तरफ ट्रैफिक को रोक दिया जाता था। बस कुछ गिनी चुनी गाड़ियां ही इनकी गाड़ी के पीछे नजर आती थी और इनकी गाड़ी के आगे एक गाड़ी में कैमरा लगाकर इसको शूट किया जाता था। और उस समय इसमें धर्मेंद्र, मिथुन चक्रवर्ती और डैनी को देखने के लिए कोलकाता की सड़कों पर हजारों लोग इकट्ठे हो जाते थे। और आपको बता दें कि फिल्म जागीर ऐसी पहली फिल्म थी जिसको धर्मेंद्र और मिथुन ने पहली बार एक साथ साइन किया था। और फिल्म जागीर की शूटिंग के दौरान ही मिथुन दा और धर्मेंद्र की दोस्ती काफी गहरी हो गई थी और आगे चलकर तो इन दोनों ने साथ में कई फिल्मों में काम किया है, जिनमें गुलामी, वतन के रखवाले, हमसे ना टकराना, प्यार का कर्ज, लोहा, मैं बलवान और सुल्तान जैसी कई फिल्में शामिल हैं। लेकिन फिल्म जागीर एक काफी डिलेड फिल्म थी और इस बात का अंदाजा आप इसमें धर्मेंद्र, मिथुन चक्रवर्ती और डैनी के लुक को देखकर भी लगा सकते हैं। जैसे फिल्म जागीर के साथ ही एक ही दिन रिलीज होने वाली धर्मेंद्र की एक और फिल्म जीने नहीं दूंगा में उनकी उम्र काफी ज्यादा नजर आती है। उन दिनों मिथुन दा की फिल्म डिस्को डांसर के रूस में रिलीज होने के बाद से मिथुन दा की फिल्मों का रूस में क्रेज बहुत ज्यादा हो गया था। और फिल्म जागीर को भी जब लगभग 2 साल बाद 1986 में रूस में रिलीज किया गया तो इसने वहां पर रिकॉर्ड तोड़ कमाई की। यहाँ तक कि फिल्म जागीर साल 1986 में रूस में कमाई के मामले में नंबर 1 रही थी। और इसके अलावा और इक्का दुक्का बॉलीवुड फिल्में जो उस समय रूस में रिलीज की गई थीं वो कमाई के मामले में इसके आसपास भी नहीं थीं। इसके अलावा म्यूजिक कंपोजर R.D. बर्मन साहब जो हमेशा से ही अपने गानों में कुछ न कुछ नया एक्सपेरिमेंट ट्राई करते ही रहते थे, तो उस समय R.D. बर्मन साहब ने फिल्म जागीर के गाने सबको सलाम करते हैं में भी एक नई चीज ट्राई की, जहां इस गाने को गाया था R.D. बर्मन और आशा भोसले ने। लेकिन इस गाने के स्टार्टिंग में हमें एक बिल्कुल ही अलग तरह का म्यूजिक सुनने के लिए मिलता है, जो आप में से कई लोगों को ये लग रहा होगा कि ये किसी इंस्ट्रूमेंट से निकाला गया होगा। लेकिन आपको बता दें कि इस गाने को साल 1983 में रिकॉर्ड किया गया था और इस गाने के स्टार्टिंग में हमें जो ये म्यूजिक सुनने के लिए मिलता है ये किसी म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट के द्वारा निकाला गया नहीं था। एक्चुअली में ये बीट बॉक्सिंग थी, जिसमें मुंह से ये आवाजें निकाली गई थीं और ये सुनने में ऐसा लग रहा था कि जैसे ये किसी इंस्ट्रूमेंट से निकाली गई हों। R.D. बर्मन साहब म्यूजिक में बिल्कुल मास्टर आदमी थे और अपने म्यूजिक में हमेशा से ही कुछ न कुछ नया ट्राई करते ही रहते थे। जहां इस गाने के स्टार्टिंग में उन्होंने ये बीट बॉक्सिंग करने के लिए जर्मनी से एक लड़के को बुलाया था और उसने अपने मुंह से ये पूरी आवाजें निकाली थीं। वैसे आपको बता दें तो R.D. बर्मन इसके पहले भी अपनी कई फिल्मों के म्यूजिक में ऐसे एक्सपेरिमेंट करते ही रहे हैं। जैसे जागीर के पहले एक फिल्म आई थी सत्ते पे सत्ता, जिसमें हमें अमिताभ बच्चन डबल रोल में नजर आए थे और इसका म्यूजिक भी R.D. बर्मन ने ही कंपोज किया था। और अगर आपको याद हो तो इसमें अमिताभ बच्चन के दूसरे किरदार यानी कि बाबू की जब एंट्री होती है तो हमें बैकग्राउंड में बिल्कुल एक अलग ही तरह की आवाज सुनने के लिए मिलती है। तो आपको बता दें कि इस बैकग्राउंड साउंड को भी R.D. बर्मन ने ही डिजाइन किया था। हुआ कुछ ऐसा था कि उस समय सिंगर अनित्य पिंटो फिल्म के गाने दिलबर मेरे को रिकॉर्ड करने के लिए आए हुए थे और वो अपनी आवाज को रिदम में लाने के लिए बार बार कुल्ला कर रहे थे और इस आवाज को R.D. बर्मन ने सुना, जो उन्हें बहुत ही यूनिक लगी और उन्होंने इस कुल्ले की आवाज को रिकॉर्ड करवाने के लिए बोला। और अनित्य पिंटो ने जब ये आवाज रिकॉर्ड की तो बाद में R.D. बर्मन ने उनके द्वारा रिकॉर्ड की गई इस आवाज को अमिताभ बच्चन के बाबू वाले किरदार की एंट्री सीन में यूज की थी। फिल्म जागीर के कुछ सीन में हमें थोड़ी बहुत गलतियां भी नजर आती हैं। जैसे इस सीन में धर्मेंद्र व्हाइट शर्ट पहने हुए होते हैं, लेकिन इसके जस्ट बाद वाले सीन में जब धर्मेंद्र मिथुन और डैनी से मिलने के लिए जाते हैं तो उनके कपड़े ग्रीन हो जाते हैं। इसके अलावा कुछ और सीन में भी हमें थोड़ी बहुत गलतियां देखने के लिए मिलती हैं। जैसे इस सीन में जब प्राण साहब की आंखें बंद होती हैं और वो हॉस्पिटल में होते हैं, लेकिन यहाँ पर उनसे मिलने के लिए जब अमरीश पुरी आते हैं तो यहाँ पर वो उनकी आवाज पहचान जाते हैं, उसी की आवाज। लेकिन इसके अगले ही सीन में जब प्राण की आंखें पूरी तरह से ठीक हो जाती हैं और वो अमरीश पुरी के सामने होते हैं तो भी उनकी आवाज सुनकर और उनको देखकर वो पहचान नहीं पाते हैं। इस तरह की कुछ और माइनर मिस्टेक भी इसमें हमें देखने के लिए मिलती हैं, लेकिन ये फिल्म बेहतरीन तरीके से बनाई गई थी कि इन गलतियों के ऊपर उतना ध्यान जाता ही नहीं है। फिल्म का पहला गाना हम दिलवाले बहुत ही खास गाना था, जहां इस गाने में अगर आप नोटिस करेंगे तो इस पूरे गाने को घोड़े पर ही शूट किया गया है, जिस पूरे गाने में धर्मेंद्र, मिथुन और डैनी हमें घोड़े दौड़ाते हुए ही नजर आते हैं। इस गाने को शूट करना काफी मुश्किल काम था, क्योंकि दौड़ते हुए घोड़ों के साथ में बिल्कुल स्टेबल शॉट लेना बहुत ही मुश्किल हो रहा था।
लेकिन फिर भी इसको बेहतरीन तरीके से शूट किया गया था, जहां पर वी के मूर्ति की सिनेमेटोग्राफी तो बिल्कुल देखते ही बनती है। जहां इसी गाने के एक सीन में धर्मेंद्र, मिथुन दा और डैनी घोड़े दौड़ाते हुए नजर आते हैं और ये सीन बिल्कुल ऐसा लगता है कि मानो किसी पेंटिंग को हम देख रहे हों। इसके अलावा पूरी फिल्म में ऐसी अलग और कई रोमांचित करने वाली चीजें और रखी गई थीं, जैसे चाहे कब्र के अंदर ये पूरा का पूरा तहखाना हो या फिर चेंगो के ये लोहे वाले दांत हों, या इस तहखाने के अंदर लटकता हुआ लोहे का ये कांटेदार बेलन हो, डैनी की एक बार देखकर कभी ना भूलने वाली चीज हो, या फिर डैनी के 1/3 1/3 1/3 बोलने की स्टाइल हो। ये सारी चीजें उस समय के हिसाब से बहुत ही नई और यूनिक थीं और ये सारी चीजें फिल्म को बार बार देखने के लायक बनाती हैं। मुझे याद है कि मैंने ये फिल्म काफी बाद में देखी थी। मैं काफी छोटा था और टीवी पर ये फिल्म आ रही थी और फिल्म देखने में मन लगा ही था कि अचानक से लाइट चली गई और ये फिल्म मैं पूरी उस समय नहीं देख पाया था। लेकिन दिमाग में ये बात थी कि एक ऐसी फिल्म है जिसमें खजाने को ढूंढने का एक नक्शा एक लॉकेट में होता है। बस उस समय इतनी सी बात मुझे पता थी, फिल्म का नाम तक पता नहीं था और बाद में मैंने काफी आगे चलकर ये फिल्म पूरी देखी थी। और उस समय देखी गई फिल्म जागीर आज भी मुझे लगता है कि मेरे द्वारा बचपन में देखी गई कुछ वन ऑफ द बेस्ट फिल्मों में से एक है। वैसे आप लोगों को फिल्म जागीर कैसी लगी थी, और अगर आप में से किसी ने इसको उस समय थिएटर में देखा हो तो हमें थिएटर का नाम और शहर का नाम भी जरूर बताना। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, मेरी मेहनत आपको पसंद आई हो, तो इसको प्लीज लाइक करके मुझे इस बात का जवाब जरूर दीजिए। तो इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी नए वीडियो में कुछ और ऐसी ही इंटरेस्टिंग और रोचक बातों के साथ।